8,000 की हार के बदले आजमगढ़ के लोगों ने पलट के क्या गिफ्ट दिया है उनको, एकदम रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। आजमगढ़ लोग जागरूक लोग हैं, यहाँ समय नहीं लगता पहुंचने में। आजमगढ़ के लोगों को समय नहीं लगता है पहुंचाने में चीजें, बल्कि आजमगढ़ को लोगों को अगर कुछ गलत कन्विंस करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, और बीजेपी आज तक कन्विंस नहीं कर पाई आजमगढ़ वाले। आप बताइए 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? आप बताइए महंगाई की जो खत्म करने की बात की थी, आज महंगाई कहाँ है? आप बताइए, आपने डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिराने की बात की थी या बराबर लाने की बात की थी, आज रुपए की स्थिति क्या खड़ी है? आपने उस समय की दुनिया की सबसे बहादुर फौज अगर कहीं की है तो हमारे हिंदुस्तान की है। उस बहादुर फौज को अग्निवीर की योजना खिला के उनके मनोबल को गिराने का आप काम कर रहे हो। 4 साल बाद जो नौजवान अपने भविष्य को लेकर चिंतित होगा, आप सोचिए किस मनोबल के साथ वो सीमा की रक्षा करेगा। 14 पेपर लीक बाबा जी के कार्यकाल में हुए, आज तक जवाब दिए हैं? आप भी घर मकान दुकान ये वो, अरे 4 तारीख के बाद ही कहीं और दिखाई देंगे जहां इनका जगह है। इनकी जगह लोकसभा में नहीं है। तुमको सुन के बहुत दुख होता है। देश की प्रधानमंत्री है, उस पद की गरिमा है। झूठ बोल के ही सही, उन्होंने एक बड़ी लोकप्रियता भी हासिल की थी। कम से कम गंभीरता लानी चाहिए चीजों को लेकर। चुनाव आजमगढ़ जिस चरण में है वो अपने धीरे धीरे अपने आखिरी सोपान की तरफ बढ़ रहा है। अगर आज से अगर जुड़ा जाए तो वोटिंग में 8 से 9 दिन का समय है और 48 घंटे पहले प्रचार समाप्त हो जाएगा। सब कुछ पीक पर है। रैली, डायलॉग, बयानबाजी, और धर्मेंद्र यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आजमगढ़ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उनके सामने है बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ। दिन भर की थकान के बाद उनसे समय मिला है और हम ये कोशिश करेंगे कि उनको जल्दी इस रस्म अदायगी से छूट दी जाए, छुटकारा दिया जाए। सर, सबसे पहले तो थैंक यू धर्मेंद्र जी वक्त देने के लिए। नहीं राजीव जी, आपको धन्यवाद कि आपका राजेश मिश्रा जी कि आप मुझे लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर, जीत पर आपके आगे बात हो उससे पहले सवाल हार से शुरू करते हैं। पिछला चुनाव जो बाई इलेक्शन हुआ था, आजमगढ़ जैसे बड़े लोकसभा क्षेत्र में जितनी आपकी मार्जिन थी वो बहुत ही कम थी। कहाँ कुछ रणनीतिक चूक हुई और क्या उससे सबक ले रहे हैं 2024 में? देखिए, उस हार को हमने जिस दिन मैं हार के निकला था उस समय भी हमारा यही चुनाव का कार्यालय था। जी। इसी कार्यालय के बाहर हजारों लोग मौजूद थे, समर्थक, क्षेत्र के लोग। मैंने उन लोगों के बीच एक ही बात कही थी कि हम चुनाव हारे, हिम्मत नहीं हारे। ठीक बात। और क्या वक्त गुजरने में समय भी नहीं लगा। हाँ, फिर से नया चुनाव आ गया और उस चुनाव को मैं एक एक्सीडेंटल हार के तौर पे परिभाषित करता हूँ। ठीक है। मैं इससे ज़्यादा उस हार को दिल दिमाग पे कभी लिया नहीं। एक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, कुछ थोड़ी बहुत परिस्थितियों की वजह से, कुछ बेईमानी की वजह से, कुछ प्रशासन के दबाव की वजह से, कुछ आतंक की वजह से चुनाव में 8,000 जरूर हारे, लेकिन न जनता का मनोबल गिरा था, न हमारे साथी मनोबल गिरा और न मेरा खुद का मनोबल गिरा। और फिर से चुनाव आ गया। मुझे लग रहा है कि आजमगढ़ के लोग उस चुनाव की हार को दिल पे लेके सूद सहित वापस करेंगे। रणनीतिक कमी ये चर्चा में लोगों में थी कि अखिलेश जी प्रचार करने उस चुनाव में नहीं आए थे। जब मैं लेट मी फिनिश फर्स्ट, जबकि बीजेपी ने अपना पूरा का पूरा जो मशीनरी है, आधे से 1 दर्जन मंत्री, 2 डिप्टी एसपी, अरे डिप्टी एसपी कहते हैं, डिप्टी सीएम उतार दिए थे। कोई लोक कल्याण तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो लेकिन आप उसके बनिस्पत आपके तरफ से कोई स्टार प्रचारक नहीं आया था? वो एक कॉन्फिडेंस था। उस कॉन्फिडेंस में लोगों ने कहा कि शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आए बिना ही चुनाव का परिणाम बेहतर हो जाएगा। वो एक भूल हुई, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, एक्सीडेंटल हार थी, मैं भूल गया, उसी दिन भूल गया। काउंटिंग से बाहर निकला, इसी कार्यालय के बाहर 1 किलोमीटर भी यहाँ से काउंटिंग स्थल नहीं है। और मैं तो उसी टाइम कहा था मैं चुनाव हारा हूँ, हिम्मत नहीं हारा हूँ और मैं फिर से खड़ा हूँ जनता के बीच। और इस बार जनता क्या करने जा रही है, आप ऑन एयर कह पाएँ न कह पाएँ, ये आपके अपने कंपल्सन हो सकते हैं, लेकिन महसूस आप खुद भी कर रहे हैं। 2024 में अब लोगों तक जिस बात को आप कह रहे हैं कि पहुंचाने में कुछ चली छूट रह गई या जो भी हुआ, कितना अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस कर पा रहे हैं कि आप अपनी बात, पीडीए की बात, इंडिया गठबंधन की बात लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं? एंड डू यू रियलाइज कि जनता आपको वो कर पा रही है, एडमिट कर पा रही है, आपको समझ पा रही है? हाँ, बहुत ढंग से समझिए। और जिस दिन चुनाव हारे थे लोगों को उसी दिन से अफसोस था। और
आज तो लोग एकदम तैयार बैठे हैं। जैसा मैंने कहा, 8,000 की हार के लिए के बदले आप 4 जून का वेट करिए और फिर आप कंपैरिजन करिएगा कि 8,000 की हार के बदले आजमगढ़ के लोगों ने पलट के क्या गिफ्ट दिया है उनको। एकदम रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। इस चुनाव में जिस रिटर्न गिफ्ट की आप बात कर रहे हैं कि वो 4 जून को वो गिफ्ट आजमगढ़ की जनता को मिलेगा धर्मेंद्र यादव के रूप में, उसको उस राह को और स्मूथ मुकम्मल बनाने के लिए अगर जो रणनीति एकदम कॉन्फिडेंशियल ना हो, कुछ अगर आप हम शेयर कर सके, आपके तरफ से कोई स्टार प्रचारक अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम की सबको अपेक्षा क्या कुछ है, कब तक हो सकता है? ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 22 तारीख को आ रहे हैं और आजमगढ़ लोकसभा की 5 विधानसभाओं को मिला के 3 सभाएं करेंगे। आजमगढ़ लोकसभा की 5, मतलब आजमगढ़ लोकसभा में 3 सभाएं? जी। अच्छा, लालगंज के अतिरिक्त है। लालगंज के अतिरिक्त और कुछ इसके अलावा और भी लोग आएंगे। आड़े प्रॉफ साहब आज आ चुके हैं, शिवपाल चाचा जी आ रहे हैं। जैसे जैसे पश्चिम के लीडर खाली हो रहे हैं, जैसे हमारे इस बगल में विधायक लोग बैठे हैं, बहुत सारे साथी जिनका आजमगढ़ के लोगों से नाता है, रिश्ता है, जुड़ाव है। चूंकि सदे नेताजी के चुनाव में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में प्रदेश के बहुत सारे लोग इलाके के लोग आए थे और लोगों के रिश्ते बने हुए हैं। हम लोगों को कहीं कोई ये भी नहीं किसी की व्यवस्था भी देखने की जरूरत है। सारे लोगों के रिश्ते बने हैं। पार्टी के लोग, वर्कर लोग अपने स्तर पे सब चीजें कर रहे हैं और बड़े स्टार लोग भी आ रहे हैं और हमारा जो मुद्दा है वो जनता तक पहुंच गया। और आजमगढ़ लोग जागरूक लोग हैं, यहाँ समय नहीं लगता पहुंचने में। आजमगढ़ के लोगों को समय नहीं लगता है पहुंचाने में चीजें, बल्कि आजमगढ़ के लोगों को अगर कुछ गलत कन्विंस करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। और बीजेपी आज तक कन्विंस नहीं कर पाई आजमगढ़ वालों को, आज तक नहीं कन्विंस कर पाई। देखिए 12 में 9 विधायक हमारे थे, 17 में जहाँ 325 विधायक बीजेपी ने बनाए थे, उस समय भी आजमगढ़ के 9 विपक्ष के विधायक थे। बीजेपी के पास केवल 1 था। 22 में फिर कोई नहीं है। तो आज बीजेपी के लोग आजमगढ़ वालों को आज तक कन्विंस नहीं कर पाए। 2 छोटे छोटे सवाल। नंबर 1, आप जिस धरती पर हैं यहाँ से महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी का नाम जुड़ा है और उनकी एक लाइन है बड़ी फेमस है, सब लोग जानते होंगे, भागो नहीं दुनिया को बदलो। ठीक है, आपके विरोधी या जो पॉलिटिकल स्टैंड होता है, ये कहा जा रहा है कि आप बाहर से आके चुनाव लड़ रहे हैं और फिर बाहर चले जाएंगे, जनता अपने सांसद को ढूंढते रह जाएगी। इस बीच में मैं जोड़ दूं कि आपने साथ कोई घर लिया है, गृह प्रवेश किया, इसका कुछ खबर ओबर आई थी ऐसी टाइप की। इस दुविधा को कैसे क्लियर करें? कोई दुविधा नहीं जनता के बीच। मोहम्मदपुर में आप सबको पता है कि बहुत बड़ा जगह लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनवा रहे हैं और ये लोग जो बातें करते हैं हमारे पुराने रिकॉर्ड को उठाएं। बदायूं में आपके ग्रुप के जर्नलिस्ट होंगे, आप पूछिएगा। मैं उस लेवल का व्यक्ति हूं जिस लेवल का काम किया हूं। एक भी सार्वजनिक वादा मेरा ऐसा नहीं जो बदायूं अधूरा छोड़ के आया हूं। ये बात आप बदायूं के जर्नलिस्ट लोगों से पूछिएगा या जो भी बदायूं में संपर्क हो। यही बात आप मैनपुरी के लोगों से पूछिएगा। नेताजी ने सिखाया है जनता के बीच जो बात कहो, जो वादा करो पूरा करो, नहीं करोगे तो वो भ्रष्टाचार है। तो उस संस्कार से हम लोग पले बड़े हैं। ये लोग क्या बातें करेंगे? आजमगढ़ के लाखों लोगों के दिलों में हम लोगों के घर है। ये क्या ईंट गारे के घर की कोई बात कर रहे हैं? और एक शिक्षक ने अपना घर मुझे रहने के लिए दिया है। से पूरा पॉलिटिकल स्टैंड है एक तरह से, पूरी तरह से। कौन सा? यही कि जो लोग आप दूसरी 100% पॉलिटिकल स्टैंड है। इनकी बातों इनको कोई सुन नहीं रहा। अरे बताओ भाई, मैं घर में रह रहा हूँ नहीं रह रहा हूँ मेरा विषय है। आप ये बताओ कि 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए, वो कहाँ है? आप उस पर क्या आने नहीं चाहते और आप लोग पता नहीं क्यों ले जाना नहीं चाहते हो। आप मजबूर हो या आपके बड़े लोग मजबूर हैं, ईश्वर जाने। आप बताइए 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? आप बताइए महंगाई की जो खत्म करने की बात की थी, आज महंगाई कहाँ है? आप बताइए, आपने डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिराने की बात की थी या बराबर लाने की बात की थी, आज रुपए की स्थिति क्या खड़ी है? आपने उस समय की यूपीए के प्रधानमंत्री, विद्वान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपमान किया था, उनकी उम्र और डॉलर और रुपए को जोड़ के। आज बताए बीजेपी के लोग, आज क्या डॉलर के मुकाबले रुपए किसकी उम्र से मैच कर रहा है? क्यों नहीं बताते बीजेपी के लोग? आज बताएं बीजेपी के लोग महंगाई कहाँ खड़ी है। जिस समय महंगाई का बीजेपी के लोग आडंबर बनाए थे, उस समय सिलेंडर केवल 400 रुपया था, आज 1200 रुपया है। इसका जवाब कौन देगा? 10 साल बाद दुनिया बाहर हमारे हिंदुस्तान में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा आज है। कौन देगा जवाब? आप सोचिए, कभी सोचा था? सदैव नेताजी का रक्षा मंत्री के तौर पर अनुभव था
और उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बहादुर फौज अगर कहीं की है तो हमारे हिंदुस्तान की है। उस बहादुर फौज को अग्निवीर की योजना खिला के उनके मनोबल को गिराने का आप काम कर रहे हो। 4 साल बाद जो नौजवान अपने भविष्य को लेकर चिंतित होगा, आप सोचिए किस मनोबल के साथ वो सीमा की रक्षा करेगा। आप इन बातों पे जवाब नहीं देंगे। बाबा जी दिन भर ढोंग करते हैं कि हम बहुत सख्त प्रशासक हैं, हमारे समय सब गुंडे भाग गए। बताओ एक भी पेपर लीक वाला पकड़ा गया हो? या ये माना जाए कि बाबा जी के खुद के शासन में बैठे हुए लोगों ने पेपर लीक कराया था? नीट के पेपर लीक हुए, नीट का लीक हुआ, वो 13वां है, वो 14वां है। उससे पहले 13वां था, ये जो हमारे पुलिस भर्ती का था। 14 पेपर लीक बाबा जी के कार्यकाल में हुए, आज तक जवाब दिए हैं? आप भी घर मकान दुकान ये वो, अरे 4 तारीख के बाद ही कहीं और दिखाई देंगे जहां इनका जगह है। इनकी जगह लोकसभा में नहीं है। लोकसभा में आजमगढ़ के लोग उसी को पहुंचाएंगे जिसकी वास्तव में लोकसभा में जगह है। चलिए आखिरी सवाल, आपने जितने मुद्दों की बात सारी किया, इसके उलट जो प्रधानमंत्री हैं, पूरे बीजेपी के अगुवा हैं, वो इस पूरी लड़ाई को मटन मछली मुसलमान मंगलसूत्र और भैंस पर ले आके खड़ा कर दिए हैं, और जिसकी अगुवाई आपके सामने जो है वो दिनेश लाल यादव निरहुआ कर रहे हैं। इस पूरी बात आजमगढ़ की जनता को एक मैसेज देते हुए इसका काउंटर कैसे करते हैं? प्रधानमंत्री जी की बातों को सुन के बहुत दुख होता है। देश के प्रधानमंत्री हैं, उस पद की गरिमा है। झूठ बोल के ही सही, उन्होंने एक बड़ी लोकप्रियता भी हासिल की थी। कम से कम गंभीरता लानी चाहिए चीजों को लेकर। क्या आप ये उम्मीद करते हैं कोई आपका मंगलसूत्र छीनेगा? कोई उम्मीद करता है? या अब तक का इतिहास रहा है ऐसा कुछ? किसी कास्ट किसी कम्युनिटी को इतना अपमान देना, और मंगलसूत्र की वैल्यू नहीं जानते वो लोग। तो प्रधानमंत्री जी अब दिशा भ्रमित हो चुके हैं। किन मुद्दों पे बात करें वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो मुद्दे जिन पे आज बात करनी चाहिए थी 10 साल में उनको अपनी उपलब्धि के तौर पर लाना चाहिए था, ऐसी उपलब्धि उनके पास आज कुछ है नहीं। लिहाजा वो इधर उधर की बातें करके अपना चुनाव का टाइम काट रहे हैं। इस जिले को संदेश क्या बोलेंगे? मैं आजमगढ़ के लोगों से इतना ही कहूंगा कि मेरी खुशनसीबी और सौभाग्य है कि मैं आजमगढ़ जैसे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ, जहाँ एक से एक महान नेता पैदा हुए। आजमगढ़ में एक से एक महान साहित्यकार, कवि, लेखक, कैफी आजमी साहब हुए, अल्लामा शिवली नुमानी साहब हुए, राहुल सासकियान साहब हुए, अयोध्या प्रसाद हिरियोत जी हुए। एक से एक महान लोगों ने ये धरती दी है। राजनीति के क्षेत्र में बात करो तो एक से एक हमारे समाजवादी नेता पैदा हुए इस जिले से। ऐसे जिले से लोगों के बीच चुनाव लड़ने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। मैं यही कहूँगा कि जो सदैव नेताजी ने रिश्ते बनाए हैं जिले के साथ, जज्बाती रिश्ते हैं, भावनात्मक रिश्ते हैं, जहाँ नेताजी ने अपने दिल की धड़कन माना आजमगढ़ को, वही आजमगढ़ वालों ने भी नेताजी के सम्मान में कभी कमी नहीं आने दी। हम कोशिश करेंगे कि उस परंपरा को, हालांकि उम्र के लिहाज से, बाकी सब चीज़ों के लिहाज से मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन सबके बावजूद मेरा प्रयास होगा, मेरी मेहनत होगी कि उन रिश्तों को, उन जज्बातों को, जो भी है उसको दिल में सजो के लोगों की बेहतर सेवा कर सकूं। पूरी भावना के साथ जो बेहतर से बेहतर मेरी क्षमता के अनुसार होगी वो सेवा करने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए धन्यवाद धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। आजमगढ़ के बारे में कहते हैं कि जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है। 4 जून की बात कर रहे हैं धर्मेंद्र जी की, उस दिन परिणाम आ जाएगा। और जो लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव बाहर से आए हैं फिर बाहर चले जाएंगे, उनका कहना है कि आजमगढ़ के इस करोड़ों लोगों, लाखों लोगों के दिलों में उनकी जगह है, उनका घर है। देखना होगा कि ये जगह कितना मुकम्मल हो पाता है, और 4 जून का सबको इंतजार रहेगा। तो ऐसे ही किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात में इस चुनावी समर में बने रहिए हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस खबर पर मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मोहम्मद अख्तर, मेरा नाम है राजेश मिश्रा। धन्यवाद।